हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जो कि कक्षा 10 के चैप्टर 1 है मैथ का। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी होना चाहिए कि हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? हमें संख्याओं के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और संख्याएं किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो क्या है? संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि बहुत ही जरूरी बात है। संख्याओं का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे जरूरी बात क्या है? संख्याओं का ज्ञान होना। यदि ये आपके पास नहीं है तो फिर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर पढ़ने के लिए ये सभी बातें क्लियर करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक से एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छोटी से छोटी चीज इस चैप्टर में आपको क्लियर होंगी। तो जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो हम शुरुआत करते कहां से? संख्याओं के बारे में। क्या कहां से शुरुआत करते हैं? संख्याएं। तो संख्या जो होती है, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी संख्याएं जो हैं? दो प्रकार की होती हैं आपकी। नंबर एक जो है आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और नंबर दो जो होती है वो होते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दो प्रकार की संख्याएं हो गई। वास्तविक संख्याओं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर बोलते हैं। और काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। जो इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं हैं, ये हमारे सिलेबस से नहीं है। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा 11th चैप्टर 11th क्लास में। और हमें पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में भी दो प्रकार की संख्या होती है। कौन कौन सी? जो वास्तविक संख्याएं ये अभी दो प्रकार की होती हैं आपकी। नंबर एक परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं। और दूसरी होंगी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याएं जो होंगी दो प्रकार से बढ़ जाती है। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। दोनों आपकी ये क्या है? वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में जो बात की जाए तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। और यदि हम वास्तविक संख्याओं के उदाहरण की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में आपको 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और √3 भी मिलेगा, √2 भी मिलेगा, √5 भी मिलेगा। ऐसे करके -1 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, √2/3 भी मिलेगा। यहाँ पे 4/2 भी मिलेगा, 1/2 भी मिलेगा। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें कि परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है, तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। क्या होती है परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं
वे होती हैं, वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मेरे बच्चों क्या है, लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई। और यहीं पर अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। प्यारे बच्चों क्या है, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नहीं लिख सकते, अपरिमेय होती हैं। ठीक है, यदि इनमें से हम बात करें तो इनमें से आपकी ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और अपरिमेय संख्या में पाई भी आती है। क्या आती है, पाई भी आती है। यानी कि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएंगे, √2, √3, √5, पाई। और इधर परिमेय संख्याओं के बारे में बात करें तो परिमेय संख्याओं में आपका हो जाएगा 1, 2, 3, ऐसे ये भी हो जाएंगी। माइनस का 1 भी होगा, माइनस का 2 भी होगा, और 2/3 भी होगा, 4/5 भी होगा, 6/7 भी होगा। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं ये हो जाएंगी और परिमेय संख्याएं ये हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं, किन किन प्रकार की हो सकती हैं। तो परिमेय संख्याएं प्यारे बच्चों आपकी हो सकती है 3 प्रकार की। पहली क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं। ये क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्या। ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे हम। तो पहली जो होगी वो होगी आपकी पूर्ण संख्या। क्या होगी, पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे जो होगी वो होगी आपकी पूर्णांक। क्या होगी बच्चों, पूर्णांक। और नंबर 3 पे जो होगी वो होंगी प्राकृतिक संख्याएं। क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के स्थान पर आपको कहीं कहीं पर प्राकृत संख्या भी मिल सकता है। तो प्राकृत संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या होते हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर्स बोलते हैं और पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो यदि बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं।
ठीक है। और जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, वो माइनस का इंफिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके अनंत तक जाती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में आपकी ऋण पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं और धन पूर्णांक भी होती हैं। इनमें से आपको 1 से लेकर अनंत तक ये वाली आपकी हो जाएंगी धन पूर्णांक संख्याएं। क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों? धन पूर्णांक संख्याएं। और -1 से लेकर इधर वाली सारी संख्या हो जाएंगी आपकी ऋण पूर्णांक संख्याएं। क्या हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्याएं। क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों? ऋण पूर्णांक संख्याएं। यानी कि ये हो जाएंगे आपके ऋण पूर्णांक और ये हो जाएंगे आपके धन पूर्णांक। और यदि बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याओं में आपको मिलेगा 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 और ये भी अनंत तक जाती है। कहां तक? अनंत तक। आप जहां तक लिख सकें वो सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को सम्मिलित कर दे क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं से और जस्ट पहले जाए, यानी कि माइनस में वाली संख्याओं को भी मिला लें, तो माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या होती है सब क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। और यदि अब बात करें कि सर आप पूछें कि प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, या फिर प्राकृतिक संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। वीडियो तो नहीं था। यदि बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याओं के भी कई सारे प्रकार। तो प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? सम संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती है? विषम संख्याएं भी होती हैं। और भाज्य संख्याएं भी होती है। क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी होती हैं प्यारे बच्चों। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। अभाज्य संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि बात करें, तो प्राकृतिक संख्याओं में आपकी सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या होती है। अब यदि बात करें सम संख्याओं की, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने बचपन से एक ही बात रट रखी होगी कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जी हाँ, यानी कि जो भी संख्या सीधे सीधे 2 से कट जाती है वो सब क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। यानी कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? पहली सम संख्या आपकी हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके अनंत तक। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या प्यारे बच्चों सम संख्या का जस्ट अपोजिट यानी कि उसका विपरीत होता है। यानी कि जैसे कि सम संख्याएं आपकी होती हैं 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 से कटने वाली होती है, तो वहीं पर विषम संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विषम संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती है। यानी कि जैसे कि बोल दिया जाए उदाहरण के लिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट करके बहुत सारी, यानी कि अनंत तक। और यदि बात करें भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से कटें एवं 1 से भी कटें, उनके अलावा किसी भी अन्य संख्या से और भी कटें। यानी कि सीधे तौर पर यदि बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कि स्वयं एवं 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं। वे सभी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम दे दें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 15 डॉट डॉट करके अनंत तक। ऐसे ही अभाज्य संख्याएं क्या होंगी बच्चों? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो या तो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। यानी कि स्वयं एवं 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। वे सभी संख्याएं क्या होती हैं?
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्याएं। तो उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो उदाहरण के लिए अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती जैसे कि उदाहरण के लिए पहली उदाहरण क्या होगी आपके अभाज्य संख्या? 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट करके अनंत। यानी कि ये सभी क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या प्राकृतिक संख्याओं में और कोई भी संख्याएं होती है प्यारे बच्चों? जी हाँ, और भी संख्याएं होती है। कौन सी? सह संख्याएं। कौन सी होती है? सह संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की एक और कड़ी होती है जो कि क्या होती है? सह संख्याएं। क्या होती है? सह संख्याएं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके बारे में आप लोगों ने अच्छे से जाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ साथ में। यानी कि इस उदाहरण में आपको क्या देखना होगा कि 2 संख्याएं दी जाएंगी, कम से कम 2 संख्याएं दी जाएंगी। और वे 2 संख्याएं यानी कि इसका यदि हम परिभाषा लिखना चाहें इसकी, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। यानी कि वे सभी संख्याएं, वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक हिंदी शब्द यानी कि उभयनिष्ठ आ गया है। हो सकता है किसी बच्चे को ये बात पता ना हो। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन इसकी हिंदी यानी कि उभयनिष्ठ शायद ही किसी बच्चे को पता हो। यदि आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि उभयनिष्ठ किसी को नहीं पता तो इसका मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। यानी कि कॉमन क्या होता है भाई? मान लीजिए कि कोई चीज हमारे घर में है और वही चीज आपके घर में भी है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास ये हमारा घर है, ठीक है, यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है और ये आपका घर है, आपके घर में भी कार खड़ी हुई है। तो हम दोनों के घर में क्या कॉमन है? कि हमारे यहाँ भी कार है और आपके यहाँ भी कार है। तो कार क्या है? दोनों लोगों के यहाँ पे कॉमन है। तो कॉमन समझ में आया उम्मीद करते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। जैसे कि हम ले लें संख्याएं। पहली संख्या मान लीजिए हमने ले ली है 8 और दूसरी संख्या मान लीजिए हमने ले ली है 125। ठीक है, पहली संख्या ले ली है 8 और दूसरी संख्या ले ली है 125। तो यदि हम इनका गुणनखंड करना चाहें, क्या करें? इनका गुणनखंड करना चाहें तो इनको हम ऐसे ना लिख करके कुछ ऐसे लिखते हैं। पहली संख्या मान लीजिए हमने ले ली है 8 और दूसरी संख्या ले ली है 125। तो यदि हम 8 की गुणनखंड करना चाहें प्यारे बच्चों, तो 8 की गुणनखंड सीधे सीधे आप लोग ऐसे लिखेंगे कि हम सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 4 और 2, 2 एकम 2। यानी कि 8 को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और 125 को प्यारे बच्चों हम भी गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं। 125 लिखा हुआ है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 25, 5, 5, 5 एकम 5।
यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है, अभी आप लोगों को कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, यहाँ पे 5 है 5 है 5 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला अभी कि वो दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? कॉमन संख्या, दोनों में क्या होनी चाहिए? केवल और केवल एक। यहाँ पे देखिए 2 भी है और यहाँ पे भी 2 2, यहाँ पे 5 5 5, ना तो यहाँ पे 5 और ना ही यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये तो बात पता ही है कि हम किसी भी संख्या के बगल में गुणा में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बगल में गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी गुणा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 1 मिल गया और यहाँ पर भी आपको 1 मिल गया है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे किसके? 8 और 125 के। और वो अभी ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? अब हम बोल सकते हैं कि 8 और 125 क्या है? का अभाज्य संख्याएं हैं, बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक छोटा सा। हो गया। तो बच्चों आपको इस वीडियो में आपको क्या पढ़ने को मिला? अभी तक आपने जाना कि वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। वास्तविक संख्याओं में आपने जाना कि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं वास्तविक। उसके बाद आपने सीखा कि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होती हैं, पूर्णांक भी होते हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। फिर उसके बाद आपने जाना भी कि प्राकृतिक संख्याएं में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। उसके बाद सह संख्याएं। इसके बाद आपको बोल दिया जाए कि कुछ गुणनखंड करने हैं, बोल दिया जाए कि सह गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कोई भी भाज्य संख्या दे दी जाए, कोई भी भाज्य संख्या दे दी जाए, जैसे कि मान लीजिए भाज्य संख्याओं, ये अगला टॉपिक है आपका, भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यानी कि भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि आप लोगों को बोल दिया जाए कि 8 का आपको गुणनखंड करना है, तो आप सीधे से ये भी बोल सकते हैं ना कि 4 गुणा में 2, क्या ये भी गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन यदि देखें सीधे तौर पर तो यहाँ पे लिखा गया है भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, और जबकि ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? भाज्य है, और बोला क्या गया है? अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर होता है बेटा। यानी कि भाज्य गुणनखंड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंड जितने भी होने चाहिए आपके अभाज्य होने चाहिए। तो 8 का यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको क्या लिखना है? इसको पहले गुणनखंड कर देंगे, 4 2 2 1, यानी कि 8 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब ये आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया है 8। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आपका अभाज्य है, ये भी, ये सभी क्या है? अभाज्य है। इसी प्रकार यदि आपको कोई भी संख्या दे दी जाए और उनका आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्लास वर्क दे दिया जाए तो आपको करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लेते हैं कुछ संख्या दे दी जाती हैं 140, 740 या फिर 920, 1080, ये संख्या आपको दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। प्यारे बच्चों क्या लिखना है? इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनका गुणनखंड कर लेंगे। 2 कितना है? 140, 2 से करेंगे 70, 2 से 35। आगे प्यारे बच्चों 5 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा? 5 से 35 और 7 एकम 7, यानी कि हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 2 2 5 और 7।
इसी प्रकार से हमें 740 को लिखना है, क्या लिखना है, 740 को लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 7 0 2 1 8 5 फिर 5 3 7 37 1, यानी कि 740 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 37 सॉरी 2 गुणा में 2 गुणा में 5 और गुणा में 37, ये हो जाएंगे आपका भाज्य गुणनखंड के रूप में। इन दोनों को आपको वर्क करना है, जल्दी से कमेंट में करके बताना है कि हाँ ये सब क्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग, हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। बस